जय हिंद टू यू ऑल गाइस, माय नेम इज़ विक्रम एंड आई वेलकम यू टू आई एग्ज़ाम बी। तो गाइस हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है एसएससी के लिए। बेसिकली सीएचएसएल, सीजीएल और जो भी वेरियस अदर एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि एसएससी यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछता रहता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे और किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले आईसीएस कौन थे। आईसीएस वो वर्ड है गाइस, आईएएस जो आज की डेट में हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। उससे पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू करी गई थी। तो भारत के पहले आईसीएस बोल सकते हो, आईएएस बोल सकते हो, तो वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। हालांकि मैंने ये लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था। तो गाइस शुरू करते हैं आज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ ये था कि इसी एक्ट के बाद अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन एक तरीके से ख़त्म हुआ, और अब डायरेक्टली जो रूल होता था वो ब्रिटेन के द्वारा होता था। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ साथ डिस्कस करेंगे क्वींस प्रोक्लामेशन को, यानी कि क्वींस ने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी। सोचने की बात यह है गाइस कि अंग्रेज़ों ने जैसे तैसे तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ख़त्म किया, लेकिन अब वो ये सोचने लग गए कि क्या कारण थे कि भारतीयों ने 1857 का विद्रोह किया, 1857 का क्या किया गाइस, रिवॉल्ट किया। तो बात ये निकल के आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे, चाहे वो आम आदमी हो या ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने वाले सिपाही हो या फिर प्रिंसले स्टेट्स के राजा हों। आम आदमी इसलिए ज़्यादा दुखी था क्योंकि उनको ये लगता था कि ये अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय भारत में कौन थे? उस समय भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज अपना धर्म का प्रचार कर रही थी और पूरे देश में घूम रहे थे। और साथ ही साथ भारतीयों को यह भी लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके कल्चर पर भी अटैक कर रही है। कैसे अटैक कर रही है? जैसे नए नए कानून ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए जा रहे हैं, जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट। हालांकि ये एक अच्छा कानून था, लेकिन उस समय की सोच के हिसाब से उन्होंने इसे गलत माना। साथ ही साथ स्कूलों में उन्हें जो उनके बच्चे थे उनको अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, तो उनको ये लग रहा था कि किसी ना किसी तरीके से हमारे कल्चर पर अटैक कर रहे हैं। बात कर लेते सिपाहियों की कि सिपाही क्यों नाराज थे। तो सिपाही ना तो दाढ़ी रख सकते थे, ना ही तिलक या फिर टीका लगा सकते थे, और ना ही सिपाहियों को क्या कर सकते थे, अपना कोई भी ऐसा पूजा का काम या फिर किसी ऐसी पूजा अर्चना या फिर धर्म कीर्तन वो काम भी नहीं कर सकते। और सिपाही कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में समुद्र पार करके विदेश भी जाते थे। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये प्रॉब्लम की बात इसमें क्या है? प्रॉब्लम की बात इसमें यह है कि उस समय हिंदू धर्म में यह माना जाता था कि यदि अगर आप समुद्र पार करके विदेश जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर आपने समुद्र पार किया और आपके जो पैर हैं वो विदेश धरती में पड़ गए, इसका मतलब ये होगा कि आपका धर्म भ्रष्ट होगा। ये उस टाइम की सोच थी। तो लेकिन ये जो है छोटे छोटे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या बना? सबसे बड़ा कारण ये बना एनफील्ड राइफल, जो कि उस समय अंग्रेजों ने नई नई क्या करी थी, लॉन्च करी थी। और उससे खबर ये फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस बनते हैं, और यही सबसे बड़ा 1857 का विद्रोह का कारण बना। तो अब बात कर लेते हैं प्रिंसले स्टेट्स की। तो प्रिंसले स्टेट्स के राजा और प्रजा के लिए परेशानी की बात यह थी कि अंग्रेजों से दोस्ती करेंगे तो वो सब्सिडरी अलायंस या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति। इसमें होता क्या था कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो डायरेक्टली किसके अंडर में आ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो अगर आप दोस्ती करेंगे अंग्रेज से तो भी आप फंसेंगे, और अगर उनसे दुश्मनी करते हैं
तो वो क्या करेंगे, सीधा ही सीधा आपके स्टेट पर अटैक कर देंगे। तो दोनों तरफ से क्या हो रहे थे, वो लोग परेशान हो रहे थे। तो इन सभी कारणों को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निष्कर्ष निकाला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाला नहीं जा रहा है, ये तो उन्होंने मान लिया, ठीक है। और समय की मांग क्या कहती है, समय की मांग ये कहती है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा, यानी कि भारत का प्रशासन संभालना पड़ेगा। अतः ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक बिल लाया गया जिसका नाम रखा गया द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बोल्ड किया है, ठीक है। इस एक्ट का नाम था द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। और ये बिल अगस्त 1858 को क्या हुआ था गाइज, ये पास हो गया था। और ये जैसे ही बिल पास हुआ, जब ये भारत में आया तो इसे क्या कहा जाने लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है गाइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस एक्ट का सबसे पहला प्रावधान था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा, भारत से लिक्विडेट कर दिया जाएगा, उसका तरलीकरण कर दिया जाएगा, लिक्विडेट। गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्या थी, बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है। वो कोई एक प्रशासक नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी, ठीक है। तो वो एक कंपनी थी। तो कंपनी हमेशा क्या होती है, लिक्विडेट होती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट कई बार एग्जाम्स में पूछा है। और जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसे कई भारतीयों द्वारा, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या बोला, ये जो हमारा विद्रोह था 1857 का, 1857 का, ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह किसे माना है, 1857 के रिवोल्ट को। लेकिन मध्य प्रदेश PCS प्री में पूछा जा चुका एक क्वेश्चन कि एकमात्र ऐसे ब्रिटिश कंजर्वेटिव नेता, लीडर, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को नेशनल रिवोल्ट कहा है, यानी कि कौन से ऐसे ब्रिटिश कंजर्वेटिव लीडर हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहा है, हमारा फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये है बेंजामिन डिज़रेली, ये आपने याद रखना है, काफ़ी बार UPSC ने भी इसको पूछा है। और गाइस अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC CHSL कोर्स के लिए, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, हमारे द्वारा आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस की, और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे SSC द्वारा आधारित पैटर्न पर, उनके सिलेबस पर। और मेरे द्वारा आपकी एक लाइव क्लास भी ली जाएगी, जिसमें मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई चैप्टर या फिर सेक्शन कमज़ोर है तो आप उसकी पर्टिकुलर तैयारी भी कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी करें, अपना नाम एनरोल कराएं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस वो भारतीय कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा? तो वो थे VD सावरकर। ये बहुत बड़े नेता हैं भारत को आज़ाद करने में, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण रोल अपनाया, एक इम्पॉर्टेंट रोल था इनका भी। ये एक काफ़ी बड़े नेता हुआ करते थे एक टाइम पे। ये UPSC ने 2014 में पूछा है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आप काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब हुआ क्या कि अब पहले क्या था, पहले था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि कंपनी के थे, फिर उसके बाद आए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करती थी, नियंत्रण में रखती थी। अब गवर्नमेंट ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा कि भारत के लिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव की नियुक्ति करी। जैसे कि आप मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी, वह होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उसी टाइप से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव को लॉन्च किया, यानी कि भारत में क्या करा, इस्टेब्लिश किया। और सीधे वो किसके तौर पर काम करता था, ब्रिटिश ताज, यानी कि वो किसके नाम से काम करता था, ब्रिटिश क्राउन के नाम से, कि ब्रिटेन की महारानी का ये आदेश है। और उसकी जो कमेटी थी उसमें 15 मेंबर थे,
जिसमें से 8 मेंबर तो ब्रिटिश क्राउन चुनेगी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ही इनको नॉमिनेट किया जाएगा। 7 जो मेंबर होंगे वो बोर्ड ऑफ काउंसिल से आएंगे। बोर्ड ऑफ काउंसिल में आपको पता है ना अभी कितने मेंबर्स हैं, 18 मेंबर्स हैं। हालांकि ये जाकर 60 हो जाएंगे आगे जाकर, लेकिन जब बोर्ड ऑफ काउंसिल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है गाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले 6 थे, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसे लाया गया था, और उसके बाद इसकी संख्या जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है 6 से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। तो इन 18 में से 7 को चुना जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एक उसका जो गठन है, उसका जो काउंसिल है उसमें भेजा जाएगा। हालांकि हुआ क्या कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि पहले भारत में कौन 2 लोग राज करते थे? बोर्ड ऑफ काउंसिल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपने 2 याद रखने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 2 लोग भारत में राज करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सिर्फ पॉलिटिकल काम था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सारे के सारे ऑपरेशंस को देखता था। यानी कि भारत में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसको आधा आधा बांटा गया था, इसीलिए बोलते थे उसको ड्यूअल सिस्टम। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप इसे क्लियर कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और अब ये एक्ट के द्वारा ये चीज़ खत्म हो गई, ना ही अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ना ही अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब सिर्फ और सिर्फ कौन है? अब है ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटेन की महारानी अब भारत की भी महारानी होगी। ये आपने ध्यान रखना है कि अब कोई भी दूसरा ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं होगा जो भारत के लिए क्या करेगा, कुछ काम कर सकता है। अब सीधा ब्रिटेन की महारानी ही क्या करेगी? शासन को चलाएगी। ये एक्ट क्या बोला गया? इस एक्ट को बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है किसी एक अच्छी चीज़ की शुरुआत, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर आपने पहले ही हासिल कर ली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो भारतीय स्वतंत्रता यानी कि भारत एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद हुई, ना कि ब्रिटिश लोगों से आज़ाद हुई। ब्रिटिश लोग अभी भी हैं, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा प्रशासन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करती है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ जाएगी? वो लिक्विडेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब वो वापस कहाँ जा चुकी है? ब्रिटेन में जा चुकी है। इसी के तहत भारत में पहले प्रधान सचिव, प्रमुख सचिव बोल सकते हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल सकते हो, तो वो कौन नियुक्त होते? चार्ल्स वुड नियुक्त होते। ये भी कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है। और गाइस, अब इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले यानी कि 1858 से पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल था उसे बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पद यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद है इसे खत्म कर दिया गया, और इस पद की जगह पर महारानी ने भारत के लिए एक वॉइस रॉय की नियुक्ति की, जिसे बोला जाएगा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। हालांकि जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारतीय समर्थक थे, काफ़ी अच्छा माना जाता है इनको, हिस्ट्री में भारत का काफ़ी समर्थन किया इन्होंने। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्हीं को ही क्या करा? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया। यानी कि ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं उस टाइम के, और भारत के पहले वॉइस रॉय। बहुत बार एसएससी ने पूछा है हु इज़ द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो आपने याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के टाइम पर ही भारत में 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो आई होप गाइस आप ये एक्ट समझ गए होंगे। इससे पहले जो मैंने आपको कहानी बताई पूरी, वो इससे पहले की कहानी थी। ठीक है गाइस, तो आज का क्वेश्चन आप सुन सकते हैं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है हु इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत का पहला प्रमुख सचिव, प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन था? आपके ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, विलियम डिज़रायली, सर चार्ल्स वुड, या फिर डी सर एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, सर एडवर्ड लुटियंस। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है गाइस। तो आपने गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है,
बेल आइकन जरूर दबाना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो हम आपकी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।